Welcome guys on lecture 7 of temperature and heat. टेम्परेचर एंड हीट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले क्लासेस तक, पिछले वीडियोस तक, वीडियो 6 में आप लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े थे। और ये हमारा चल रहा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ लिए थे, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे, उसी में हम लोगों ने आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का जिक्र किया था। आज एक नया प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में पढ़ाएंगे और इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस को इसमें हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले जानना है साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। तो साइक्लिक प्रोसेस एक प्रोसेस नहीं है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। ढेर सारे प्रोसेस जब लगातार होते हैं तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें होता क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एट द एंड ऑफ व्हिच, जिसके अंत में गैस एक्वायर्स इट्स इनिशियल स्टेट। पूरा प्रोसेस जब हो जाता है तो अंत में गैस जो है अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। दैट मीन्स कि ये कोई तीन हम प्रोसेस लेते हैं, तीन ग्राफ लिए हैं प्रेशर और वॉल्यूम का। देखते हैं कि किसमें कौन सा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस का मतलब इस समय में स्टेट चेंज होता है, लेकिन बहुत सारा प्रोसेस हुआ। गैस से सॉलिड बदला, गैस से लिक्विड बदला, लिक्विड से सॉलिड बदला, फिर सॉलिड से लिक्विड, लेकिन फाइनली लिक्विड से गैस बदल गया। तो इस सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे यहाँ देखें, यहां से यहां बदला, यहां से यहां बदला, यहां से यहां बदला, फिर फाइनली यहीं आ गया इसी स्टेट में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। सिमिलरली इसमें कहीं से भी शुरू करेंगे, दिस टू दिस, तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। देन ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन इसमें यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर इधर, लेकिन यहाँ के बाद फिर इधर और इधर आएगा। दैट मीन्स ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या वर्क डन होता है, कितना काम करना पड़ता है। कोई प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो कितना काम करना पड़ता है, कोई प्रोसेस आइसोकोरिक हो तो कितना काम करना पड़ता है। कितना होता है आइसोकोरिक में वर्क डन? हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। अब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालें, तो वर्क डन निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय गैस निकालने का क्या रूल है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया ही वर्क डन देता है। एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिव्स द वर्क डन ऑफ द गैस। तो इसमें तो हर बार चेंज हो रहा है वर्क डन, हर बार स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा वर्क डन आपको समझना होगा। प्रेशर वॉल्यूम मान लिया कि यहां से शुरू हुआ ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से डी पे और डी से फिर पे। देखिए हम लोग पूरे एरिया को इस ऑब्लिक लाइन से, तिरछे लाइन से इंडिकेट किया और इतने दूर के एरिया को इस सीधे लाइन से इंडिकेट किया, सीधा लाइन से, है ना। ये डॉट लाइन सीधे लाइन से इंडिकेट किया। दैट मीन्स यहां देखना है ए से बी तक ले जाने में क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। V1 से क्या हो रहा है? V2 हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। और जब वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन क्या होता है? निगेटिव होता है। ये तीन चीजों को आप लोगों ने पिछले के वीडियोस में देखा था कि वॉल्यूम बढ़ेगा यानी वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा यानी वर्क डन निगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0। तो आप खुद सोचिए, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहां से बढ़ के यहां हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो ए से बी तक के प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हम लोग इस सीधे लाइन से ए से बी तक के वर्क डन को दिखाए ना। सो ये हम दिखा दिए हैं कि इतना दूर का जो एरिया होगा, जो इस लाइन से दिखाया गया है, वर्टिकल लाइन से जो एरिया दिखाया गया है, वो एरिया पॉजिटिव है और उसको हम A1 माने, यानी इस एरिया को हम लोग क्या माने हैं? A1। और ये एरिया क्या है? पॉजिटिव। क्लियर? अब हम लोग B से C तक जा रहे हैं। B से C तक में वॉल्यूम क्या है? V2 है। B पर भी वॉल्यूम V2 ही और C पर भी वॉल्यूम V2 ही। सो B से C तक जाने में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा।
बी से सी तक जाने में बर्डन क्या होगा, 0 होगा। और सी से डी तक जाने में बर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। सिमिलरली डी, क्योंकि सी से डी तक जाने में वॉल्यूम घट रहा है, V2 से V1 हो रहा है, तो बर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस सी से डी तक वाले बर्डन को कितना एरिया को कवर कर रहा है, इस टोटल एरिया को ये कवर कर रहा है। तो ये जो हम लोग ऑब्लिक लाइन लिए हैं इसको माइनस में लिए हैं, और ये एरिया माइनस में होगा, माइनस है, क्योंकि एरिया जब तक हम एरिया एक्चुअली माइनस में कभी नहीं होता, लेकिन एरिया यहाँ माइनस में लेने का मकसद ये है कि बर्डन को माइनस में शो करना। दैट्स क्लियर। तो हम लोग इस ऑब्लिक लाइन को माइनस लिए हैं और ये एरिया A2 हो गया। क्लियर। डी से ए तक में वॉल्यूम V1 है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एरिया भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अब आते हैं, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो थ्योरेटिकली पोर्शन में आते हैं, यहां से भी समझ में आ जाए। देखिए ए से बी तक ले जाने में बर्डन क्या हो रहा है, ए से बी तक ले जाने में बर्डन क्या हो रहा है, A1 नोट बढ़ रहा है, बर्डन पॉजिटिव हो रहा है, तो A1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसको नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं ना। यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव में A1 होगा, BC 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है B से C में ले जाने में, तो 0 उसको नहीं लिखे, छोड़ दिए हैं। CD क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये बर्डन माइनस में हो रहा है, तो -A2 लिखेंगे, और DA 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करके A1 -A2 लाए। अब हम माइनस को यदि कॉमन ले लें तो इसको A2 A1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A2 A1। अब सोचिए इसको A2 A1 करना क्यों जरूरी था, यहाँ A1 A2 का मतलब होता था कि इस A1, इस छोटे से एरिया से, छोटे से एरिया में ये बड़ा एरिया को हटाना है। माइनस को कॉमन ले लिया तो हो गया कि इस बड़े से एरिया में से इस छोटे से एरिया को हटा देंगे, तो बच गया किसका, लूप का एरिया, लूप का एरिया, यही लूप था ना आपका, इस लूप का एरिया बच गया। तो -A2 A1 और A2 A1 को कह सकते हैं एरिया ऑफ लूप, यानी माइनस आगे रख के हम एरिया ऑफ लूप निकाल दें, लूप का टोटल एरिया जैसे भी निकाल दें और आगे माइनस कर दें, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, बर्डन इन दैट साइक्लिक प्रोसेस। और इस तरह से हम लोग बर्डन, यदि एरिया ऑफ लूप पॉजिटिव भी हो सकता है, एरिया ऑफ लूप नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, जब गैस का एक्सपेंशन होगा। बर्डन जो गैस का कर रहा है, गैस को एक्सपेंड करने में या गैस को कंप्रेस करने में, इसी पे डिपेंड करेगा कि ये लूप ऑफ एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यदि लूप ऑफ एरिया नेगेटिव होगा तो बर्डन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यदि लूप ऑफ एरिया नेगेटिव हो तो बर्डन हमारा, सॉरी पॉजिटिव हो तो बर्डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए A से B तक और B से C तक जा रहा है कोई बॉडी, क्लियर है, A से B तक कोई बॉडी जा रहा है और B से C तक कोई बॉडी जा रहा है, और फिर C से A तक आ रहा है, सॉरी बॉडी नहीं, A से B तक चेंज हो रहा है, B से C तक और C से A तक। इसमें कितना बर्डन लगेगा यही आपको निकालना है, जबकि प्रेशर इस पॉइंट पे 300 पास्कल, इस पॉइंट पे 600 पास्कल, वॉल्यूम यहाँ पर 2 मीटर क्यूब और यहाँ पे 4 मीटर क्यूब दिया हुआ है। आपको बर्डन कैलकुलेट करना है, वीडियो पॉज करके आप इसका बर्डन कैलकुलेट कीजिए, और यदि कैलकुलेट ना हो पाए तो प्ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और यदि सॉल्व भी हो जाए तब भी आगे बढ़ के आप इसका प्रोसेस जान सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, एंड आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला पता है, बर्डन बराबर क्या होता है, माइनस इनटू एरिया ऑफ लूप। तो सबसे पहले एरिया ऑफ लूप हम लोग जान लेते हैं, लूप कौन सा है ये, तो एरिया ऑफ लूप क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, पढ़े है ना ये, चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस क्या होगा 2 से 4, 2 हाफ इनटू 2 और इनटू हाइट क्या होगा 300 से 600 के बीच में 300 का अंतर, तो हाफ इनटू 2 इनटू 300, तो एरिया ऑफ लूप क्या हो गया 300, कितना हो गया 300। अब जानना है बर्डन बराबर होता है माइनस इनटू एरिया ऑफ लूप, माइनस एरिया ऑफ लूप, तो ये एरिया ऑफ लूप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इस बात को जानना है। तो सबसे पहले बर्डन जानते हैं, A से B तक ले जाने में जो बर्डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिए B से C तक में जो एरिया कवर किया गया
ये एरिया पूरा बड़ा वाला एरिया पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये बी से सी तक में जो किया गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये एरिया क्या होगा पॉजिटिव होगा, और सी से ए तक जाने में जो वर्क डन हुआ ये निगेटिव हुआ, और ये एरिया ये तो ये एरिया क्या होगा निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव ज्यादा है और निगेटिव कम है तो एरिया ऑफ लूप क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम एरिया ऑफ लूप को पॉजिटिव में रखें तो माइनस एरिया ऑफ लूप 300 वर्क डन हो गया हमारा माइनस 300 जूल, यानी कि 300 जूल जो है गैस क्या होगा कंप्रेशन, गैस इस प्रोसेस में कंप्रेस्ड 300 जूल एनर्जी से गैस जो है वो कंप्रेस्ड होगा, दैट्स ऑल। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब जिसका हम लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिए समझ लिए, थोड़ा बहुत बोर भी हो लिए। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेटमेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट, ये कहता है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो क्या कहता है, किस जरिए कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहता है, वो स्टेटमेंट को सुनते हैं। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ अ सिस्टम, यदि किसी सिस्टम में सप्लाइड किया जाता है डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, मान लिया कोई सिस्टम है इसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट को हम दे दिए, गर्म किए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दे दिए, एंड ड्यू टू दिस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू, और इसके कारण इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, हीट देंगे तो उसका अंदर एनर्जी आएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी क्या है पता है ना, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, मोलेक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, सारे मोलेक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को ही इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी सिस्टम को डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट दी है और इसके कारण उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ डेल्टा यू, तो वर्क डन जो होता है गैस के द्वारा वो डेल्टा डब्ल्यू होता है। सॉरी, यदि किसी सिस्टम को डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट दिए तो उसके कारण उसके इंटरनल एनर्जी में मान लिया डेल्टा यू का चेंज आया, और वर्क डन जो है किया गया गैस के द्वारा डेल्टा डब्ल्यू, तब एक रिलेशन है कि डेल्टा क्यू मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट आप दिए हैं वो बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब कि जो एनर्जी आप दिए वो एनर्जी बराबर होता है वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है कि जितना दिए वो एनर्जी टोटल कितना है, और वर्क डन में क्या लगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल एनर्जी के जितना एनर्जी दी उसके बराबर है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। हालांकि आपको सब कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार लिख दिए हैं कि डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड या रिलीज है, कितना हीट दिए या रिलीज हुआ, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन को शो करता है, लिख दिए। अब कुछ स्टेटमेंट इससे रिलेटेड, यदि हीट सप्लाई किया जाता है तो डेल्टा क्यू क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। यदि हीट निकलता है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, नेगेटिव में लिया जाएगा या नेगेटिव होगा। इफ टेम्परेचर बढ़ता है, यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होता है, यदि उसका टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है, डेल्टा यू। यदि कोई गैस फैल रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यदि कोई गैस कंप्रेस कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। गैस को एक्सपैंड कर रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव होगा वर्क डन, और गैस कंप्रेस्ड हो रहा है मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ये सब बहुत इजीली चीज जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को कोरिलेट करके ये सब बात लिया गया है। अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि किसी सिस्टम को 1000 कैलोरी हीट दे दिया जाता है और सिस्टम वर्क डन कितना करता है 2000 जूल का, तो बताइए कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो यहीं पॉज करके बनाने का पहले प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तब हमारे सॉल्यूशन को देखेंगे, और यदि बन जाए तब भी प्ले करके फिर सॉल्यूशन को देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, आपका आंसर सही है या गलत है, एंड देन आगे के लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। नोट डाउन करें। देन आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसी फॉर्मूला को देखिए हम यहाँ लिखे हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हीट, डेल्टा क्यू क्या है, हीट रिलीज या हीट सप्लाई, तो ये चीज दिया हुआ है ना, हीट सप्लाई कितना 1000 कैलोरी, ये चीज दिया हुआ है।
बर्डन दिया हुआ है, यू निकालना है, तो हम पहले यू को एक साइड कर लिए, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू का पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये फॉर्मूला हम लोग को रखना है। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू पता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एक कैलोरी में दिया हुआ है, दूसरा जूल में दिया हुआ है, तो चाहे तो आप कैलोरी को जूल में बदल लें या जूल को कैलोरी में बदल लें, तभी आपका सॉल्यूशन सही होगा। हम यहाँ पे कैलोरी को ही जूल में बदल लेते हैं। 4.2 जूल बराबर कितना कैलोरी पड़े थे? 1 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी में 4.2 जूल दिया हुआ है 1000 कैलोरी, तो उसमें कितना होगा? 4.2 को 1000 से गुना कर देंगे तो 4200 जूल निकलेगा। यानी यहाँ पे 1000 कैलोरी के बजाय 4200 जूल रखें और 2000 जूल जो बर्डन है डेल्टा डब्ल्यू के जगह 2000 जूल रख दिए, दोनों को घटाएंगे तो 2200 जूल आएगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर। यही आंसर होगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 2200 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 2200 जूल। ये हो गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, यदि कोई क्वेश्चन ना सॉल्व होता हो तो कमेंट में आप डाल देंगे, हम उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दें, या कभी भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता हूं। आप इसको बस जो क्वेश्चन ना बने उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? किसी भी सब्सटेंस के 1 केजी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसी हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए, गैस के केस में टेम्परेचर जो चेंज होता है, सेम टेम्परेचर चेंजेस द हीट सप्लाइड इन डिफरेंट। बराबर हीट टेम्परेचर चेंज होने के लिए अलग अलग हीट, मतलब एक ही गैस में ज्यादा हीट देने से भी उतना टेम्परेचर चेंज हो सकता है और उतना ही टेम्परेचर कम हीट देने से भी चेंज हो सकता है गैस के केस में। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रोसेस कि किस प्रोसेस को यूज किए हैं टेम्परेचर चेंज करने के लिए। मतलब गैस के केस में इक्वल टेम्परेचर चेंज करने के लिए अलग अलग अमाउंट में हीट लग सकता है, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा जरिया आप यूज किए हैं, कौन सा टेक्निक यूज किए हैं टेम्परेचर चेंज करने के लिए। और यही रीजन है जिसके जरिए गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक से ज्यादा होता है। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होता है, एक ही गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कभी कुछ हो सकता है। क्लियर? एक ही गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। अब आते हैं मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज ना हो, मतलब पहले भी 5 लीटर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, इस बार भी 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं है। पूरे चेंजेस के दौरान 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे लिक्विड फॉर्म में, तो गैस भी उसका, या फिर 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 30 डिग्री सेल्सियस का लिए थे, उसका टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तब भी 5 लीटर ही कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने से, प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। उस केसेस में क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी? तो किसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का? से आपका कहना क्या है, तात्पर्य क्या? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने में, और गैस का अमाउंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए जितना हीट चाहिए उसी हीट को हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? तब अब इसको डिराइव करते हैं। 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना चाहिए? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सीधी से डिनोट करते हैं। तो सीधी चलिए, यही कहा गया ना कि सीधी क्या है? 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से कांस्टेंट वॉल्यूम पर बदलने में लगाया गया हीट,
यानी कि एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे चाहिए Cv, तो n मोल को कितना चाहिए Ncv, तो n मोल को डेल्टा T टेम्परेचर बदलने के लिए कितना चाहिए Ncv डेल्टा T, यानी कि इसको कितना हीट सप्लाई चाहिए, तो हीट सप्लाई को हम लोग डिनोट करते थे किससे, डेल्टा Q से, अभी पढ़े फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो डेल्टा Q बराबर हो गया Ncv डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा T भी आ सकता है डेल्टा थीटा भी आ सकता है, डेल्टा Q बराबर Ncv डेल्टा T। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये चीज कहता था ना। अब आइसोकोरिक, इस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा था जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्वेश्चन में आपको आइसोकोरिक प्रोसेस भी रहेगा तब भी समझ में आना है कि वॉल्यूम इसमें क्या रखना है, कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा Q का मान क्या निकला Ncv डेल्टा T, तो लिख दिए Ncv डेल्टा T, डेल्टा U नहीं पता तो लिख दिए डेल्टा U नहीं पता, डेल्टा U ही लिख दिए। और आप पढ़े हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में बर्नन क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे हम बर्नन की जगह रख दिए जीरो, तो हमारा डेल्टा U भी क्या निकल गया Ncv डेल्टा T। अब आप लोग जानते हैं कि डेल्टा U जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको टेम्परेचर से मतलब नहीं है, उसको मतलब किस चीज से, किसी भी गैस के अंदर जो मोलेक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी, यानी उसको टेम्परेचर चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस से उसको कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रोसेस से चेंज हुआ, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से। तो डेल्टा U जो है प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्रोसेस से और डेल्टा U हमेशा क्या होता है, सेम होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए कि एनर्जी चेंज नहीं होगा, प्रोसेस बल्कि कुछ भी हो एनर्जी उसके अंदर जो है वो वही रहेगी इंटरनल एनर्जी। सो ईच प्रोसेस इन विच टेंपरेचर चेंज बाय डेल्टा T, तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया Ncv डेल्टा T। तो हीट सप्लाइड में क्या हो गया Ncv डेल्टा T आइसोकोरिक प्रोसेस में, और बर्नन तो जीरो होता ही है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा Ncv डेल्टा T। तो तीनों चीज हम लोग को आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पता होगी। अब देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q डेल्टा W तो पता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, लेकिन बर्नन पता है ना, पढ़े हैं बर्नन इन आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम लोग उसमें हीट सप्लाई और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डील करेंगे आइसोबारिक। अब हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ लिए थे। अब इस बोर्ड में हम लोग लिखे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको C बेस ही से डिनोट करते थे, इसको C के बेस पे P लिख के डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। देन अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि एक मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बदलना था और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना था। इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए कितना हीट चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp। चलिए इसको भी डिराइव करते हैं। एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट प्रेशर पर बदलने के लिए हीट चाहिए Cp, तो n मोल को 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट प्रेशर पर बदलने के लिए कितना चाहिए Ncp, और n मोल को डेल्टा T चेंज करने के लिए कितना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे Ncp डेल्टा T। यानी कि n मोल को टेम्परेचर यदि डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से बदलना हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो हमको हीट चाहिए कितना Ncp डेल्टा T, यानी हीट सप्लाई है, हीट रिलीज चाहिए, तो उसको हम लोग डेल्टा Q से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा Q बराबर निकल गया Ncp डेल्टा T, कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट सप्लाई के आइसोबारिक प्रोसेस का ये फार्मूला होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ यूज करते हैं तो पढ़े डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही फार्मूला दिया था आपको, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q के जगह रख देना Ncp डेल्टा T, जो अभी हमको निकला, डेल्टा U भी पता है। अभी हम लोग पिछले में जब Ncp डेल्टा T निकाले थे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो बोले थे कि डेल्टा U चेंज नहीं होता है, बल्कि आप कोई सा प्रोसेस से जाइए, कांस्टेंट वॉल्यूम रखिए चाहे कांस्टेंट प्रेशर रखिए,
तो डेल्टा यू इंटीग्रल तो एनसी भी डेल्टा टी ही होगा, पीछे हम लोग उस बात को मेंशन किए थे। और डेल्टा डब्ल्यू आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं nRT2 - T1, जिसको लिख सकते हैं nR डेल्टा T2 - T1। डेल्टा टी है, टेम्परेचर चेंज है तो डेल्टा टी। अब देखिए n कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, ये माइनस प्लस है, डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। अब Cp बराबर Cv प्लस R बचा। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला है कि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम दिया रहे तो R तो पता ही है ना, रियल गैस कांस्टेंट, ठीक। तो R का वैल्यू पता रहेगा, तो R का वैल्यू हमेशा पता रहता है। Cv मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पता रहेगा तो आप Cp निकाल सकते हैं, ये पता रहेगा तो ये निकाल सकते हैं। चलिए ये खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग एक नया टर्म शुरू करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी की डिग्री। ये क्या कहते हैं? जन्म वह कौन कितना सारा इंडिपेंडेंट रास्ता है, स्वतंत्र रास्ता, जिसके जरिए एक मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर सकता है। उन सारे रास्ते की संख्या को, उन सारे वे के नंबर को ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मतलब कितना इंडिपेंडेंट रास्ता है जिसके जरिए कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को प्राप्त कर सकता है, उस इंडिपेंडेंट रास्ते की संख्या को ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, इसलिए इसमें हम लोग कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कितना रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आइडियल गैसेस। ये भी बहुत इजी है, इसको भी समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट के जरिए देखते हैं कि क्या क्या होता है किसका काइनेटिक एनर्जी। तो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। पहला कॉलम में गैस, दूसरा कॉलम में एफटी समझते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा था एनर्जी दो तरह का होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, दो तरह का मोशन होता है ना, ट्रांसलेशनल मोशन इधर, रोटेशनल मोशन इधर। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के कारण अलग अलग एनर्जी होता है। तो उस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी गेन करने का वे है उसको एफटी से डिनोट करते हैं, रोटेशनल के कारण जो उसको एफ से। तो एफटी और एफ क्या है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को ऐड कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफटी प्लस एफ। सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और गामा इन दोनों का रेशियो होता है, सीपी और सीवी के रेशियो को गामा से डिनोट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। तो मोनो एटॉमिक गैस मतलब जो एक ही एटम का गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे हीलियम गैस मोनो एटॉमिक गैस होता है। तो मोनो एटॉमिक गैस का Fp3 होता है और एल्फा 0 होता है, रोटेशनल मोशन नहीं होता है। कोई भी मोनो एटॉमिक गैस रोटेशनल मोशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। एक एटम के जरिए कोई भी गैस, कोई भी मॉलिक्यूल जो मोनो एटॉमिक हो वो रोटेशनल मोशन को परफॉर्म नहीं करता है। तो F 0 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, और Cv का वैल्यू 3r/2 होता है। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसमें r/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो Cv होता है, ठीक। उसमें फिर Cp का वैल्यू कैलकुलेट करके देखा गया है, यहाँ रख देंगे Cv की जगह क्या रख देंगे? 3r/2, r जोड़ देंगे उसमें तो Cp का वैल्यू निकल जाएगा 5r/2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये Cp निकालिए और दोनों का रेशियो 5/3, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना बाई इतना करेंगे तो r/2 कट जाएगा 5/3। क्लियर है? सिमिलरली डायएटॉमिक का भी चार्ट है और पॉलीएटॉमिक का भी चार्ट है, इसको हम लोग देख लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नीचे थोड़ा सा लाइन था, अभी आप अच्छे से देख पा रहे हो इसको। अब आते हैं हम लोग को एक नया टॉपिक जानना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा होता है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी
जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्क है, नंबर ऑफ वेज बाय विच एनर्जी यू हैव एन एनर्जी, अ गैस कैन हैव एनर्जी, उसी को हम लोग कहते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा होता है, और वो एनर्जी होता है हाफ इंटू के इंटू टी, जहां के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है केल्विन में। ठीक है, अब हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट बराबर पढ़ना है केमिस्ट्री में कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट रियल गैस कांस्टेंट पाई एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और रियल गैस कांस्टेंट 8.314 पढ़े हम लोग, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 होता है। इस तरह से 1.38 into जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.38 into 10 to the power -23 जूल पर मोल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, पर मोलेक्यूल जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन निकल गया। इट्स ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F, कोई गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो उसका इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के सहायता से कैसे जानेंगे, ये जानते हैं। तो U बराबर हाफ KTF इंटू N, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देखा गया है कि इंटरनल एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू K इंटू TF, T इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू N इंटू एवोगाड्रो नंबर, N नंबर ऑफ मोल है, N एवोगाड्रो नंबर, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, T टेम्परेचर, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ओके, अब हम इसको बोल्ट्जमान कांस्टेंट को R बाई N लिख सकते हैं, N से N कट गया तो U बराबर F/2 nRT, Fy2 nRT सजा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। F/2 एक साथ कर दिए, nRT को एक साथ। जब F कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बदलेगा नहीं, किसी गैस का जो होगा सो होगा। नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेगा, रियल गैस कांस्टेंट नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, उसका टेम्परेचर। तो चेंज इन एनर्जी में बस क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर कर देंगे तो चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू का। अब हम लोग ये भी पढ़े कि डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, पढ़े ना? अभी अभी पढ़े थे कि डेल्टा यू का एक फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का एनसीवी डेल्टा टी, जो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा यही होगा। तो एनसीवी डेल्टा टी बराबर ये होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n से n कटेगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो सीवी का मान निकल गया F/2R, Fr/2 क्या निकल गया, Fr/2। तो Cp बराबर Cv/R पढ़े और Cv के जगह रख दिए Fr/2, तो Cp भी निकल गया R into m+2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा Cp निकल गया। और इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम पता रहने पर भी Cp और Cv को निकाला जा सकता है, इंटरनल एनर्जी को निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये भी रह सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के सहारे में निकाला जा सकता है।